मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने रसायन विज्ञान के आपको परमाणु संरचना के बारे में पूरा बता दिया था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज हम क्लास 9th में केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु। ठीक है, परमाणु और अणु के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है रासायनिक संयोग के नियम। तो देखो मेरे प्यारे गुड्डे और गुड़ियाओं कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कुछ नियमों पे आधारित होती हैं। जैसे जीवन में हमारे बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे गणित में कुछ सूत्र होते हैं, भौतिक विज्ञान में कुछ सूत्र होते हैं, कुछ नियमों पे कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं। उसी तरीके से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों पर आधारित होती हैं। ठीक है, उन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। उसमें जो पहला नियम है वो है द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि द्रव्यमान की अविनाशिता, अविनाशिता का मतलब होता है कि जिसका विनाश न हो सके। तो ये नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। मतलब कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हम जो है द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है? द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना ही उसका विनाश करते। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हमने दो रिएक्टेंट लिए। रिएक्टेंट रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको कहा जाता है अभिकारक। ठीक है, तो ये एक अभिकारक हुआ, ये दूसरा अभिकारक हुआ, दोनों रिएक्शन किए और बनाए क्या? C और D। तो यह नियम ये कहता है कि ये जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है, अभिकारक का द्रव्यमान यह उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक रासायनिक समीकरण हम लेते हैं देखिएगा ध्यान से कि जैसे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है CaO + CO2। इसको कहा जाता है कैल्शियम, ठीक है, ऑक्साइड। और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में रासायनिक संयोग के नियम का पालन किस प्रकार होता है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 40 यूनिट। क्या होता है? 40 यूनिट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम होता है 40 यूनिट, कार्बन होता है 12 यूनिट और ऑक्सीजन होता है 16 यूनिट। कैल्शियम 40 यूनिट, कार्बन 12 यूनिट और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 यूनिट। तो कैल्शियम हो गया 40, कार्बन हो गया 12 और ऑक्सीजन चूँकि 16 यूनिट होता है। और कितने एटम है इसके? 3 है, तो 16 3 कितना हो जाएगा? 48। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये हमारा जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 100 यूनिट। ठीक, मतलब कि सिंपल की भाषा में करें कि हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया। ठीक है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेने के बाद आप देखिए, जो कैल्शियम कितना बताया मैंने? 40, ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। ठीक है, 40 और 16 कितना हो गया? 56। यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 12। ठीक है, और 16 दूना 32, तो 32 12 कितना हो जाएगा? 44। 56 में अगर आप 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 यूनिट हो जाएगा, यानी कि
100 ग्राम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेने से हमको 100 ग्राम ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के क्या हुआ, बराबर हुआ। इससे जो है एक रासायनिक संयोग के नियम की क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है, ठीक है। इस पे जो है एक एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए वो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो एक्सपेरिमेंट ये है कि लैंडोल्ट साहब ने क्या किया, कुछ इस तरह का बर्तन लिया, ठीक है। ये दोनों बर्तन जो है गर्दन से क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस प्रकार ये गर्दन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ऊपर से ये बंद था, ठीक है। एक तरफ इन्होंने लिया था सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इधर भरा था इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट। क्या भरा था, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये होता है AgNO3, ठीक है। और इधर जो इन्होंने भर दिया था वो था पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। एक तरफ इन्होंने क्या लिया था, सिल्वर नाइट्रेट लिया था, दूसरी तरफ पोटेशियम क्लोराइड ले लिया था। इस तरीके से इन्होंने भर लिया था और भरते समय ये ध्यान रखा था कि अभी इन दोनों का कोई संपर्क नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस बर्तन को उठाया और बर्तन को उठा करके फिर इसे इन्होंने हिला दिया, ठीक है। तो हिलाने से क्या हुआ कि दोनों जो नलियां हैं, ठीक है, ये दोनों अभिकारक जो थे वो एक दूसरे में क्या हो गए, मिल गए, ठीक है। तो अब देखिए रिएक्शन क्या होगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक है, और ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। और जब ये बनाएगा तो इसमें सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप मिल जाता है और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाता है, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन्होंने क्या किया, तो पहले इसका द्रव्यमान पूरा नोट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इसको पूरा क्या कर दिया, इन्होंने हिला दिया। ये दोनों विलयन एक दूसरे में क्या हो गए, मिल गए। मिलने के बाद इनके बीच रिएक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड बना। ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। और ये बन गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद जब अभिक्रिया हो गई पूरी, तब फिर इन्होंने क्या किया, इसका द्रव्यमान नापा, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया के पहले तो ये क्या था, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड था। जब अभिक्रिया हो गई तो बन गया सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन्होंने देखा क्या कि अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान था इस पूरे सिस्टम का, जब अभिक्रिया हो गई तब भी जो है उसका द्रव्यमान क्या था, बराबर ही था, ठीक है। तो इससे जो है द्रव्यमान के अविनाशिता के नियम की क्या होती है, पुष्टि हो जाती है, ठीक है। मतलब कि एक बार फिर से सुन लीजिए, आप नोट भी कर लीजिए कि द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा नियम जो आता है वो नियम है, उसको कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जो रासायनिक संयोग के नियम में पहला नियम है द्रव्यमान का अविनाशिता का नियम, ये किसने दिया था और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। वैसे तो हैं कई सारे नियम, लेकिन 9th स्टैंडर्ड पर आपको सिर्फ 2 नियम पढ़ने हैं। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया जाए, कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से क्या किया जाए, बनाया जाए, उसमें जो भाग लेने वाले तत्व होते हैं
उनके जो द्रव्यमान का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से क्या किया जाए, बनाया जाए, ठीक है, उसमें जो भाग लेने वाले यौगिक होते हैं, उन जो भाग लेने वाले तत्व होते हैं, उन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है, स्थिर रहता है। अब जैसे समझिए आप, ठीक है, मान लीजिए हम पानी की बात करते हैं, ठीक है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, आप जानते हैं, ठीक है, ये किसका यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर इनके द्रव्यमानों का अनुपात देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, तो 1 गुना 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो अगर इसकी अनुपात की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, अब पानी को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पानी को बहुत सारी विधियों से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम डायरेक्टली अगर रिएक्शन कराते हैं 2H2 + O2, ठीक है, तो ये बन जाएगा H2O, 2H2O। ठीक है, तब यहाँ पे जो H2, अब जैसे क्या है कि यहाँ पे हमने 2 लीटर हाइड्रोजन लिया, 1 लीटर क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो हमको 2 लीटर पानी मिला। तो यहाँ पे पानी क्या बना, H2O बना ना, तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 1:8 का ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCl है, ठीक है, HCl क्या होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसका अभिक्रिया हम करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिएक्शन करा दें तो ये बना देगा आपका NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, HCl Na से रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो अब ये नियम ये कहता है बच्चों कि देखो, चाहे आपने डायरेक्ट हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का रिएक्शन करा करके क्या किया, लिया पानी बनाया, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा, 1:8 ही होगा। चाहे आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा के जल बनाया, पानी बनाया, तो इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा, 1:8 का ही होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यही रासायनिक संयोग का नियम होता है। अब चाहे आप पानी कहीं से ले लीजिए, नदी का पानी ले लीजिए, ठीक है, समुद्र का पानी ले लीजिए, कहीं का पानी ले लीजिए, सिर्फ पानी, ठीक है, समुद्र में खारा, उसमें साल्ट भी घुले रहते हैं, समुद्र से पानी निकाल के उसको आप बाहर कर लीजिए, सिर्फ पानी निकाल दीजिए, साल्ट को निकाल दीजिए, पानी रहने दीजिए, साल्ट निकाल दीजिए। अगर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात आप निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1:8 का ही आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक, ठीक है, चाहे किसी भी विधि से बनाया जाए, उसमें जो तत्व होते हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यही जो है क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, तो ये जो है पूरा हो गया आपका रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, जैसे मैंने परमाणु मॉडल में आपको पढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, वो चैप्टर पहले मैं पढ़ा दिया और जानबूझ के पढ़ाया, क्योंकि अगर वो समझे रहेंगे तो इसे समझना क्या होगा, आसान हो जाएगा, इसलिए उस चैप्टर को मैंने पहले आपको पढ़ा दिया। अब हम आते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है समझिएगा। एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, ठीक है, उन्होंने परमाणुओं के बारे में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसको कहा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हालांकि उसके पहले, भारत में काफ़ी पहले, ये डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, ये 1808 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। कब किया था, 1808 ईस्वी में। हालांकि इनसे पहले भारत में
एक महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो उन्होंने उसको कहा परम अणु, ठीक है, जो बाद में जब इसको मिला दिया गया तो ये बन गया परमाणु, और जिसे कहा जाता अंग्रेजी में एटम, ठीक है। तो उसके काफ़ी बाद सन 1808 ईस्वी में डाल्टन साहब ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। अब डाल्टन साहब के परमाणु सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं मैं बारी बारी से डिस्कस करता हूं, ठीक है, आप उसको नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। इसमें पहला सिद्धांत है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ अगर बना है तो वो किससे बना है? परमाणुओं से बना है। मतलब कि किसी भी पदार्थ की जो इकाई है, ठीक है, जिससे वो बना है उसे अब क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे कोई घर बनता है तो घर बनने की जो घर में दीवार बनती है उसकी इकाई क्या होती है? एक ईंट होती है, ठीक है। जैसे एक एक ईंट मिल करके दीवार बनाती है, उन दीवारों से क्या होता है? घर बनता है। ठीक उसी तरह से एक एक परमाणु आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? कोई भी पदार्थ को बनाते हैं। इसका दूसरा क्या है? दूसरा सिद्धांत क्या है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। इसको फिर से सुनिएगा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण, ठीक है। इनका कहना ये था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, अविभाज्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही सिद्धांत है, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछला जब मैंने आपको परमाणु और अणु के बारे में बताया था, और जब उसमें मैंने आपको बताया कि कैथोड रे, कैनाल रे और थॉम्सन का परमाणु मॉडल, थॉम्सन के बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसमें क्या पता चला कि परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। उसके 3 मूलभूत कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो परमाणु क्या है? अविभाज्य कण नहीं है। ये डाल्टन के परमाणुवाद की जो परमाणु सिद्धांत है उसकी कमी है। बाकी इनका ये कहना था तो परमाणु को किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो हम सृजित कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं? विनाश कर सकते हैं। तो ये नियम क्या है? ये नियम तो वही द्रव्यमान के विनाशता का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका नाश कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट आपको। तीसरा पॉइंट कि अगर कोई तत्व है, ठीक है, तो तत्व के जो परमाणु होते हैं वो साइज में, आकार में, गुणधर्म में एक समान होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर तत्व है और तत्व के क्या हैं? परमाणु हैं, तो वो साइज में, आकार में, रासायनिक प्रकृति में, गुणों में एकदम आइडेंटिकल होते हैं। जैसे ट्विंस में भी तो डिफरेंट आ जाता है कि जैसे बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, एकदम बराबर, एकदम लाइकली होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो हम गोल्ड लेते हैं, ठीक है, ये क्या है? गोल्ड है। अगर गोल्ड धातु लेते हैं और गोल्ड धातु के एक एक परमाणु को अलग करते हैं, देखते हैं, तो भाई गोल्ड धातु है तो उसका तत्व क्या होगा? उसका परमाणु क्या होगा? गोल्ड का ही परमाणु होगा ना। तो ये इनका तीसरा पॉइंट था, ठीक है। अलग अलग तत्वों के परमाणु। अब जैसे एक तत्व के परमाणु की बात इन्होंने कहा कि सब हर प्रकार से सेम होते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा, जो अगला पॉइंट है, कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक गुणधर्मों में, ठीक है, एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात करें, अगर हम मान लो आयरन लेते हैं और क्या लेते हैं? गोल्ड लेते हैं। आयरन लेते हैं और क्या लेते हैं? गोल्ड लेते हैं। अगर इन दोनों परमाणुओं की बात की जाए, आयरन और गोल्ड के परमाणुओं की, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आयरन का अगर परमाणु है तो आयरन का परमाणु क्या करेगा? आयरन की तरह बिहेव करेगा। और गोल्ड का परमाणु है तो गोल्ड का क्या होगा? गोल्ड की तरह बिहेव करेगा। तो दो तत्वों के परमाणु कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 5वां नंबर था, इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या में अनुपात करके संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं, ठीक है।
तो पूर्ण संख्या में अनुपात करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ना H2O जल में स्थिर अनुपात के नियम में, तो ये क्या होता है पूर्ण संख्या में, जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में क्या किया, संयोग किया, तो जल का 1 अणु बना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि आधा परमाणु और जल का जो है 3.5 परमाणु ऐसे संयोग कर ले, ऐसा नहीं होता है। पूर्ण संख्या में ही क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। कोई भी यौगिक है, जैसे कोई भी प्रकार का यौगिक बनता है तो उसमें परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर जल है, जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये क्या है, नमक है, टेबल साल्ट जो हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो कोई ऐसा और नमक नहीं हो सकता इसी के गुणधर्म का कि जिसका सूत्र Na2Cl हो जाए। बात समझ गए? मतलब कोई भी यौगिक है उसमें जो परमाणु होते हैं जिस अनुपात में संयोग करते हैं वो उसी अनुपात में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है डाल्टन का क्या हो गया, परमाणु सिद्धांत हो गया, ठीक। अब बात आती है परमाणुओं की। परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु जो है मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि परमाणु क्या होता है, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है, कि जो किसी रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है। परमाणु ये समझ लीजिए कि परमाणु जो है किसी भी तत्व की क्या है, इकाई है, सबसे छोटा कण है किसी भी तत्व की, ठीक है। तो वही क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणुओं का आकार जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है और ये नैनोमीटर के ग्रेड के होते हैं। उनका जो आकार होता है वो नैनोमीटर, इसको कहा जाता है नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। इस ग्रेड में परमाणुओं का आकार होता है, ठीक है। अब परमाणुओं का प्रतीक देखो, पहले क्या था, डाल्टन साहब के समय में सिंबल्स, डाल्टन साहब के समय में बहुत थोड़े 20-25 ऐसे तत्व ज्ञात थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया और वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जैसे कुछ तत्व हैं तो उन तत्वों का एक प्रतीक बना दिया, एक जैसे एक पिक्चर बनाया और कहा कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ तो ये तत्व है। जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या किया गया, ये गोल बना करके ऐसे कर दिया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, और बहुत सारे तत्वों की खोज होती गई, तो सबके लिए एक अलग सिंबल बनाना, ठीक है, और याद रखना ये बड़ा क्या हो गया, मुश्किल हो गया, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला कि जो अलग अलग तत्व होते हैं उन अलग अलग तत्वों को, ठीक है, एक प्रतीक दे दिया जाए। तो उस प्रतीक देने के लिए क्या किया उन्होंने कि उनके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर, ठीक, या ज़रूरत पड़ी तो पहला और दूसरा अक्षर, या उनके लैटिन नाम का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया और वही क्या हो गया, उनका सिंबल हो गया। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल था वो क्या था, H था, ठीक। अब दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है हीलियम। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई कि हीलियम भी H से ही शुरू होता है, और अगर हम यहाँ पे क्या करते H लिख देते तो क्या होता, हम इसको हाइड्रोजन कहते हैं कि हीलियम कहते हैं, कन्फ्यूजन होता ना। तो इसलिए क्या किया गया कि इसके 2 अक्षर को ले लिया गया, ठीक है, इसके क्या किया गया, 2 अक्षर को ले लिया गया। उसी तरीके से जैसे देखो सल्फर था, सल्फर, अब सल्फर का सिंबल क्या होता है, यस, ठीक। सोडियम जब खोजा गया तो सोडियम का भी जो पहला अक्षर क्या होता है, यस ही होगा ना। तो अगर हम यस लिखते तो क्या पता चलता कि अगर यस है, ठीक है, तो वो सोडियम है कि सल्फर, कन्फ्यूजन हो जाता। तो सोडियम में सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है नेट्रियम। क्या होता है, नेट्रियम। तो अब नेट्रियम का एन लिया गया, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि एक तत्व होता है जो है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का भी एन होता है, ये आप जानते हैं, ठीक। अब अगर हम एन लेते तो अब उसे सोडियम कहते कि नाइट्रोजन कहते, इसलिए सोडियम में क्या किया गया, नेट्रियम जो है यहाँ से ए भी ले लिया गया और सोडियम का सिंबल क्या हो गया, Na हो गया। जब आप पीरियाडिक टेबल उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें सभी तत्वों का इसी प्रकार से क्या हो जाता है, सभी तत्व जो होते हैं उनका इसी प्रकार से हम सिंबल बना लेते हैं, ठीक है।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे ही पूरा याद करते जाइए और सबका सिंपल आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आते हैं, वो है आयन। क्या है? आयन। इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आयन आप समझ जाएंगे तो कोई भी रासायनिक यौगिक है, कोई भी आयनिक यौगिक है, ठीक है, उसका सूत्र लिखने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो आयन क्या होते हैं? आयन, ठीक है, आयन जो है समझिए, आयन इसको मूलक भी कहा जाता है, मूलक, ठीक है, रेडिकल। ठीक है, आवेशों की संख्या जो इसके ऊपर, देखिए पहले समझ लीजिए, आवेश बाद में बताएंगे। अब इसको समझना क्या है, देखिए कोई परमाणु, ठीक है, या परमाणुओं का समूह, कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पे स्वतंत्र धन आवेश या ऋण आवेश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, परमाणुओं या परमाणुओं का समूह जिन पे स्वतंत्र रूप से धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं या मूलक कहते हैं। अब आयन बनते कैसे हैं? आयन का निर्माण, ठीक है, आयन का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, अब देखिए आयन का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें चलना पड़ेगा, क्या कहते हैं, पिछले वाला जो वीडियो मैंने पढ़ाया था, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में मैंने आपको बताया था कि परमाणु में 3 प्रकार के मूलभूत कण होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, दूसरा होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और तीसरा होता है जिसको कहा जाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? माइनस। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि ये अनावेशित होता है। ठीक है, अब ज़रा आप समझिएगा, जो परमाणु सिद्धांत था, ठीक है, तो सबसे पहले हम थॉमसन के परमाणु मॉडल को विकसित करते हैं, याद करते हैं। थॉमसन साहब ने क्या कहा था? थॉमसन साहब ने सबसे पहले बताया था कि परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन कण होता है। ठीक है, और चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन कण है, ठीक है, इसलिए उसमें धनावेशों और ऋणावेशों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, धनावेशों और ऋणावेशों दोनों की संख्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है। अब जो है, क्योंकि दोनों में धनावेश और ऋणावेश की संख्या आपस में क्या है? बराबर है, तो इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब जैसे अब बात करें, एक मैं कोई तत्व लेता हूँ, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने ले लिया आपका सोडियम को ही ले लिया। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे, आप जानते हैं। ठीक है, अब सोडियम के 11 नंबर पे आने का मतलब ये हुआ, सोडियम तो सामान्य अवस्था में क्या रहेगा? विद्युत उदासीन रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोटॉन हो गए। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो है इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये 11 प्रोटॉन, ठीक है, आप जानते हैं प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये दोनों आवेश क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देगा। अब प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन तो परमाणु के नाभिक में रहता है, ये इधर उधर होता नहीं है। ठीक है, और ये किसी भी तत्व का मूलभूत लक्षण होता है। प्रोटॉनों की संख्या ही निर्धारित करती है कि वो कौन सा तत्व है। ठीक है, अब जरा मान लीजिए, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो मान लीजिए अगर ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इसमें से निकल गया, तो अब क्या होगा? देखिए, इसके 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर जाएंगे ना, और इसमें एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा? बचा रह जाएगा। एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा? बचा रह जाएगा। जब ये एक प्रोटॉन बचा रह जाएगा इसमें, ठीक है,
तो चूंकि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है ना, तो ये जो है सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर इस पे एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज आता है, यानी कि इस पर एक धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पे कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, मान लीजिए कि कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है। ठीक है, अब नाइट्रोजन में क्या कितने नंबर पे आता है, नाइट्रोजन है 7 नंबर पे। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे है। तो नाइट्रोजन 7 नंबर होने का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसके 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को क्या किए, न्यूट्रलाइज कर दिए। ठीक है, कहीं बाहर से इस पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आ गया, अगर बाहर से आ गया तो देखिए 7 प्रोटॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं, न्यूट्रलाइज किए हुए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है ना, तो इस वजह से इस नाइट्रोजन पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये आयन बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आयन कब बनता है, कि जब किसी तत्व से या तत्वों का कोई समूह होता है, विभिन्न तत्वों का समूह, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य अवस्था से अधिक हो जाती है या सामान्य अवस्था से कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब धनात्मक आवेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तब क्या होता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अलग अलग आवेश वाले आयन मिलते हैं, और उन अलग अलग आवेशों वाले आयन से, ठीक है, हम किसी भी आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक का मतलब होता है कि जो आयनों से मिलकर बना हो, उसका हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।